फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील की और इसके 3 किरदारों की। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप डील के अंदर 3 जन का मुख्य रोल है, जिसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप और है अमेजॉन। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है इन तीनों की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे निर्णय लिए, क्या है वो निर्णय, और साथ में फ्यूचर ग्रुप की डील कहाँ तक पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है वो किस तरफ जा सकता है, और क्या उसके तरफ से इशारे निकल के आ रहे हैं, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में जो मामला चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उसका कोई महत्व रह जाएगा या नहीं, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर वहाँ से कुछ फैसला निकल के आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अमेजॉन अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई है। करीब सेंसेक्स 2000 पॉइंट के ऊपर गिरा है, और उस वजह से इतनी बड़ी भयंकर गिरावट के अंदर सारे के सारे शेयरों में ज़बरदस्त धुलाई हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि इस समय भी फ्यूचर रिटेल वगैरह में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में ऑलरेडी पहले से गिरावट हो गई है, लेकिन वहाँ पर बड़ी अब गिरावट की संभावना बची नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो गिरना था बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक भी मजबूत था, बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो उसकी तेज़ी बनी हुई थी उसमें से कुछ डाउनफॉल आ चुका है। तो आगे क्या भविष्य बन रहा है वो जानेंगे इस वीडियो में। अभी आगे हम सबसे पहले हम अमेजॉन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, जिसमें फ्यूचर रिटेल का आधा कारोबार, जिसमें होलसेल, लॉजिस्टिक और रिटेल का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ग्रुप रिलायंस को बेच रहा है, और उसके बदले में उसको 24,713 करोड़ का पेमेंट मिलने वाला, और जिसकी वजह से जो कंपनी डूबने की कगार पर है उसमें फिर से उसको खड़ा किया जा सके, यानी जो बचा खुचा कारोबार है उसकी वजह से आगे बढ़ा जा सके। लेकिन उसके बीच में अड़ंगा लगा दिया है अमेजोन ने, और फ्यूचर ग्रुप की एक गलती रही कि उन्होंने फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की स्टेक दे दी थी अमेजोन को, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है फ्यूचर कूपन, और उसकी वजह से उसकी हिस्सेदारी आ गई, इनडायरेक्टली उसकी हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल के अंदर हो गई, और वहाँ से उन्होंने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आप रिलायंस के साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी एक कंपटीटर कंपनी है, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत आप किसी भी हमारे कंपटीटर को अपनी कंपनी नहीं बेच सकते। और उन्होंने इस मामले को खींच लिया है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में, और इसकी अब जो सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सोमवार के दिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकल कर आया है उसमें उन्होंने 3 सप्ताह के लिए समय दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और साथ में दिया है फ्यूचर ग्रुप को। अमेजॉन की जो भी इसमें ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर आपका क्या जवाब है वो पेश करने को कहा है। साथ में उन्होंने NCLT को भी रोक दिया है अपना जजमेंट देने से, यानी NCLT को कहा है कि जब तक हमारा फैसला ना आ जाए आप इस डील को लेकर जो शेयर होल्डर की और इसके जो कर्जदाता है उनकी मीटिंग न बुलाए, आप अपना जजमेंट सुरक्षित रखें। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात साथ में NCLT को कही है कि आप अपने प्रोसेस को शुरू रखिए, यानी उन्होंने रोकने को नहीं बोला है, जो कार्रवाई है वो बढ़ती रहे। तो इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है वो भी इस डील को क्लोज करने की नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने एक इशारा किया है NCLT को कि आप अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, सिर्फ आप अपना जजमेंट रोक के रखें, इसका मतलब उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई है, जिससे लग रहा है कि ये डील फाइनल हो सकती है। लेकिन अमेजॉन है जो लगातार अड़ंगे लगा रहा है, लेकिन अपने कारोबार को वो इंडिया में बढ़ाने से पीछे नहीं रह रहा है, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, लगातार अपने हिंदुस्तान में अपने पैर है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत अमेजॉन ने और एक नए कारोबार में एंट्री करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले साल RBI ने घोषणा की थी कि वो प्राइवेट कंपनियों को भी एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी यानी NUE के लिए लाइसेंस जारी करने जा रही है, और यह NUE भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के समकक्षी होगा, जो UPI और रुपे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, यानी पूरे हिंदुस्तान में हर तरह से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक बैंकिंग सेक्टर के जो कारोबार होते हैं, जो भी लेन देन के कारोबार होते हैं, वो सब इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से शुरू किया जा सकता है, ऐसा लाइसेंस के लिए RBI ने अपनी तरफ से कहा था, और जिसके लिए RBI ने 26 मार्च 2021 की तारीख लास्ट रखी थी, जो ऑलरेडी जा चुकी है। तो किसने किसने अप्लाई किया है वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स,
अमेजोन ने आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर आरबीआई में एनयूई के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। फ्रेंड, किसी को भी कारोबार करने से कोई मना नहीं है, लेकिन दूसरों के कारोबार में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो कारोबार हो रहे हैं, एक तरफ तो अपने बिजनेस को वो मजबूत किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप की नींव को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी बैंकरप्सी की कगार पर है, बहुत सारा उसके ऊपर कर्जा हो चुका है और ऐसे समय में डील को रुकवाना ये एक मानवता की बात नहीं है फ्रेंड्स। और दूसरी जो बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इस एनयूई के लिए लाइसेंस लेना चाहती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी गूगल और फेसबुक के साथ मिलकर एनयूई के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और इस एनयूई को जॉइंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूनिट और इन्फीबीम एवेन्यूज़ की सब्सिडरी सो हम भारत है जो इसके लिए अप्लाई जिन्होंने किया है, और जिसमें फेसबुक और गूगल का भी छोटा सा हिस्सा है। तो काफ़ी समय से इन्होंने आरबीआई के पास ये अप्लाई करके रखा है, यानी सो हम भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत अभी ये एनयूई यानी नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं ताकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इस कारोबार में आगे बढ़ सके। तो आप देख लो कि लगातार अमेजोन और रिलायंस इंडस्ट्रीज हर कारोबार में एक दूसरे के कंपटीशन में है और अमेजोन पीछे हटना नहीं चाहता, वो हर कारोबार में अपनी तरफ से एंट्री करना चाहता है। जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई भी कारोबार में जहाँ बढ़ रही है, उसके पीछे पीछे अमेजोन भी लगातार कोशिश किया जा रहा है कि उस कारोबार में एंट्री की जा सके। तो एक और बड़ी न्यूज निकल कर आई फ्रेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही, लगभग $80 बिलियन की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्होंने जोंग सान को पछाड़ दिया है, जिनकी संपत्ति $76.6 बिलियन है। चीनी बिजनेसमैन जोंग सान पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस है और पिछले काफ़ी समय से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अलीबाबा ग्रुप के जैक मा के पास था, लेकिन दिसंबर 2020 के अंत में यह खिताब मुकेश अंबानी ने उनसे छीन लिया था और साल 2021 की शुरुआत में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर वे दुनिया के छठे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में फिर से गिरावट शुरू हुई और इस वजह से मुकेश अंबानी पीछे चले गए थे। लेकिन 3-4 दिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई, उस वजह से फिर से वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और वो उनका जो पद है उनको मिल गया है एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी का। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, टेलीकॉम सेक्टर के जो डाटा निकल कर आए उससे एक पता चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो टेलीकॉम बिजनेस को एयरटेल ने काफ़ी पछाड़ दिया, यानी काफ़ी दिनों कस्टमर की बढ़ोतरी होना चाहिए वो जियो में कम हो रही है, लेकिन रिलायंस एयरटेल के कस्टमर की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर के नए सब्सक्राइबर के जो डाटा के हिसाब से जो उनके गिरावट हुई है उसको अभी कवर करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जियो अब अपने कस्टमर को 749 में साल भर के लिए, जो अपने जियो के बेसिक फ़ोन है उसके लिए 749 पर पूरे साल भर कॉलिंग फ्री और साथ में हर महीने 2 GB डेटा देने जा रहे हैं। तो एक बड़ा उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में अगर आपको मंथली चार्ज है तो कम से कम 150 का, जिसके द्वारा आप 150 देके ही फ्री कॉल सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब वो सर्विस जियो है वो सिर्फ 750 में पूरे साल प्रोवाइड करेगी, तो इस वजह से कुछ कस्टमर बेस उनका बढ़ सकता है। साथ में उन्हें नए जियो बेसिक फ़ोन के लिए भी 2 नए प्लान लॉन्च किए बहुत ही शानदार, जिसमें सिर्फ 1999 यानी 1999 रुपये में जियो का डिवाइस भी मिलेगा और साथ में आपको अनलिमिटेड फ्री सर्विस मिलेगी विथ 2 GB डाटा पर मंथ। दूसरी उन्होंने सर्विस दी है वो है 1499 पे, जिसमें जियो के डिवाइस फ़ोन के साथ में आपको 1 ईयर के लिए फ्री सर्विस मिलेगी। तो ये बहुत ही धमाकेदार उन्होंने प्लान निकाले, जिससे उनको जो बाजार में उनकी जो हिस्सेदारी कम हो रही है वो चाहते हैं कि फिर से उनके कस्टमर बेस बढ़ जाए, क्योंकि लगातार एयरटेल उनको पछाड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री लगातार निर्णय ले रही है। और सबसे बड़ी बात, हमें अब बात करनी है फ्यूचर ग्रुप डील की। तो फ्यूचर ग्रुप डील जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है वो 3 सप्ताह के बाद शुरू हो जाएगी। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को पता है सारी मैटर कि जितनी ये सुनवाई लेट होगी तो उसमें नुकसान कंपनी को होने वाला है, साथ में इसके शेयर होल्डर को होने वाला है और इसके साथ जुड़े हुए जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो व्यापारी है, जो इसके होलसेल और रिटेल सप्लायर है, उन सबको ज़्यादा लॉस होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि बहुत सारे जजमेंट ऑलरेडी आ चुके, लगातार अलग अलग जजमेंट बहुत सारे जजों के आ चुके। तो अब इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य हो चुकी है। एक तरफ जहां पे सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर में इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन एक बात मुख्य सोचने वाली बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर के आदेश की कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं रहने वाली, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है और उसके जजमेंट के बाद किसी और जजमेंट की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो फिर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर से जो भी फैसला आएगा उसके यहाँ पर कोई कानूनी मान्यता नहीं रहेगी और जो फैसला है वो
जो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी वही सर्वोपरि रहेगा और उसके बाद में निर्णय जो देंगे उसको ही सबको मानना होगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, यानी हमें कुछ समय का इंतजार करना होगा, लेकिन फैसला रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की फेवर में आएगा और इस वजह से जो भी मुसीबत है वो टल जाएगी। ऑलरेडी किशोर बियाणी ग्रुप को तो पूरा लॉस हो ही रहा है, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी लॉस हो रहा है, क्योंकि वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पैसे लगा के फ्यूचर ग्रुप को खड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर में वो अपनी तरफ से सप्लाई दे रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोर है उसकी साख गिरे न। लेकिन साथ में जो इसके जो शेयर होल्डर हैं उनको भी ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, प्राइस लगातार गिर रही है। साथ में इसके जो सप्लायर्स है, जो इसके जो वर्कर्स है, जो इनके कर्मचारी हैं, उन सबको लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको भी सैलरी समय पे नहीं मिल पा रही है। और जो इसके सप्लायर है उनको तो ऑलरेडी काफ़ी समय से बहुत बड़ा कर्जा है, वो दे नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से सबके लिए ज़रूरी है कि डील जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी नई अपडेट आएगी आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लो या अपना खुद का रिसर्च करो, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।